हाय, दिस इज विक्रांत। आज हम क्लास ट्वेल्थ का इंडियन इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें काफी चीजें कवर की जाती हैं। इंडिया के बारे में बताया जाता है कि जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसकी प्रोग्रेस कैसी थी, क्या वो बैकवर्ड था, क्या क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट हो रही थी और ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इंडिया इतनी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया या वो बिल्कुल टोटली बैकवर्ड ही रह गया था। देखो, सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडिया के बारे में तब के टाइम पे जब वो इंडिपेंडेंट हुआ, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम। सेकेंड, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम। तीसरा, इंडिया का फॉरेन ट्रेड। हाँ जी, फॉरेन ट्रेड भी था, वो ब्रिटिशर्स ही करते थे, लेकिन क्या था फॉरेन ट्रेड के बारे में। फोर्थ, हम पढ़ेंगे इंडिया की डेमोग्राफी के बारे में। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है इंडिया का इंफ्रा, जिसको कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 6 मेन टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स जिसमें कुछ नाम आ रहे हैं या फिर कुछ ईयर्स आ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर VKRV राव का, जिनका नेशनल इनकम का एस्टिमेट सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट माना गया था। और भी लोगों ने एस्टिमेट किए थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, RC देसाई, लेकिन डॉक्टर VKRV राव का जो एस्टिमेट था वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट माना गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। 1881 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है। ये वो पहला ईयर था जिसमें इंडिया का पहला सेंसस, जिसमें पॉपुलेशन सर्वे किया जाता है। इसमें ये भी बताया गया था कि पॉपुलेशन थोड़ी सी अनइवन ग्रोथ थी, कभी बढ़ती थी कभी कम होती थी, क्योंकि यहाँ पे हाई बर्थ और हाई डेथ रेट रहता था। 1921 जिसको बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1921 से पहले बर्थ रेट भी आया था, डेथ रेट भी आया था, तो यानी कि पॉपुलेशन ज्यादा चेंज नहीं आता था। लेकिन 1921 के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ कंसिस्टेंट रेट से बढ़ता गया। दैट मींस वो सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आ गई। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये याद रखना है आपने। 1921 टिस्को फॉर्म हुआ था 1907 में। टिस्को की फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन या कंपनी, आप नाम दे सकते हैं इसको। ये सेटअप की गई थी जमशेदपुर में। ये सेटअप की गई थी जमशेदपुर में, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है जमशेदजी भाई टाटा। जमशेदजी भाई टाटा, इन्होंने ये सेटअप की थी। तो आपने याद रखना है टिस्को का नाम, टाटा आयरन स्टील। ये कुछ ऐसी थी जो प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट होती थी, सिर्फ बहुत ही कम थी, बाकी सारा तो ब्रिटिशर्स ने संभाल रखा था। 1869 भी एक इंपॉर्टेंट ईयर है जिसमें सुएज कैनाल ओपन हुआ था। सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे था जो कि इंडिया को ब्रिटेन से कनेक्ट करता था। इससे ब्रिटिशर्स की जो कॉस्ट थी कम हो गई थी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की, जिससे ज्यादा से ज्यादा वो बिजनेस जो है इंडिया से करना शुरू हो गए थे। 1850 भी एक इंपॉर्टेंट ईयर है। यहाँ पे हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि रेलवेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन उसके लिए भी उनका अपना ही पर्पस था, क्योंकि वो चाहते थे जो भी पोर्ट्स पे माल आता था तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, अपनी आर्मी को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। लेकिन उन्होंने एटलीस्ट ये अच्छा काम किया कि हमें रेलवेज के बारे में बताया, इंट्रोड्यूस कर दिया, और आज इंडिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है।
मोर्टेलिटी रेट उस समय की बात की जाती है। मोर्टेलिटी रेट यानी कि इनफैंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि बच्चों की 0 to 1 ईयर्स के बच्चों की मरने की दर ये बहुत ज्यादा थी, 218 पर 1000, यानी कि 1000 में से 218 तो डेथ्स ही हो जाती थी, जो आज करंटली बहुत ही कम है। करंट इसका है अराउंड 37 पर 1000। तो आप देख सकते हो कि ये चीजें काफी चेंज हुई। लिटरेसी रेट उस टाइम पे था लेस देन 16%, लेस देन 16%, और फीमेल लिटरेसी रेट तो और भी कम था, अराउंड 7%। और एक और बात की जाती है जो आपको बताना चाहूंगा, जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उस टाइम पे बहुत ही कम थी, अराउंड 32 ईयर्स थी, और करंट इसकी रेशो काफी हाई है, 68 ईयर्स है। आप समझ सकते हैं उस टाइम पे काफी तरह के एपिडेमिक्स रहते थे, हेल्थ फैसिलिटीज पे ध्यान नहीं दिया जाता था। आज मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, इसलिए करंट जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। आगे हम पढ़ते हैं कि जब सबसे पहले ब्रिटिश रूल के टाइम पे नेशनल इनकम का एस्टिमेट लगाया गया था, तो ये पता चला कि जीडीपी जो ग्रोथ रेट है, इट वाज लेस देन 2%, और पर कैपिटा आउटपुट वर इवन सिर्फ 0.5% था, यानी कि 0.5%। तो क्या रीजंस थे, किस वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट इतना कम था, पर कैपिटा आउटपुट था? हम बारी बारी करके हर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको मालूम होना चाहिए कि 1900s में शुरुआत में जब सेंचुरी शुरू हुई थी तो 85% पॉपुलेशन इसमें वर्क करती थी, और इवन 1950s तक में भी अराउंड 75% पॉपुलेशन इसी में ही वर्क करती थी। आज भी इंडिया का सबसे डोमिनेंट सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर ही है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड क्या करता है कि सब लोग इसी में ही एम्प्लॉयड है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रूरल एरियाज बहुत ज्यादा है। और ये बैकवर्डनेस का क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड रह गए, या उसकी स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन का मतलब क्या होता है, एक उसकी ग्रोथ का रुक जाना। इसके स्टेग्नेशन के क्या क्या कारण थे, आज हम वो पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला कारण था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। दूसरा कारण था लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तीसरा कारण था फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। चौथा कारण था पार्टीशन। देखो, इन सब की वजह से क्या हुआ, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, पार्टीशन की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर कभी ग्रो ही नहीं कर पाया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में आपको पता होगा कि जमींदारी सिस्टम बहुत पॉपुलर सिस्टम रहा है। इसमें क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को जमींदार को अपॉइंट कर देते थे, और वो छोटे लेबर से, टेनेंट से क्या वसूल करते थे, रेंट, लगान जिसको कि हम बोलते हैं। और वो इतना ज्यादा लगान वसूल करते थे कि छोटे जो टेनेंट्स होते थे उनके पास कुछ रह ही नहीं जाता था। ठीक है। दूसरी चीज, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत लो थे, यानी कि जो लैंड यूज किया जाता था प्रोडक्शन के लिए, अगर उस पर जितनी भी प्रोडक्शन की जा सकती है उससे बहुत कम रहती थी। और आज की डेट में जिस लैंड में मान लो 100 kg प्रोड्यूस हो सकता है, सेम लैंड सेम रिसोर्सेज यूज करके, तो तब के टाइम पे वहां पे 25-30 किलो ही प्रोड्यूस हो पाता था। दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी इतनी लो थी। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ओपियम और इंडिगो और रबर, इस तरह की चीजों को ज्यादा जोर दिया, कॉफी, टी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता था, पैसा ज्यादा था, लेकिन इससे क्या होता था कि खाने पीने की चीजों की प्रोडक्शन कम हो गई, क्योंकि लैंड तो उतनी ही थी, लैंड तो फिक्स्ड है,
तो उसमें उन्होंने ये सब चीजें उगाने को बोल दिया, कैश क्रॉप्स, इनको क्या नाम दिया जाता है, कैश क्रॉप्स। अब इससे सारा फायदा किसको जाता था, ब्रिटिशर्स को, और नुकसान किसको होता था, इंडियन एग्रीकल्चर को, क्योंकि कुछ इसमें से ऐसी चीजें हैं जैसे इंडिगो और ओपियम, इनको उगाने से लैंड इनफर्टाइल भी हो जाती थी और काफी टाइम पे उस पे कुछ भी कल्टीवेशन नहीं हो सकती थी। पार्टीशन जो कि 1947 में ब्रिटिशर्स के कारण ही हुआ, डिवाइड एंड रूल सब लोग जानते हो, इसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जो भी ज़मीन चली गई, पाकिस्तान की तरफ जो भी ज़मीनें चली गई, अगर हम देखें तो इंडिया का अगर मैप बनाए तो इंडिया के इस तरफ नीचे की तरफ भी और इस तरफ, आज जहां आप बांग्लादेश को देखते हैं वो था पहले ईस्ट पाकिस्तान, और यहाँ पे भी आपको मालूम है पाकिस्तान को जगह दे दी गई। बांग्लादेश तो अलग हो गया 1971 में, लेकिन उससे पहले ये जगह किसके पास थी, ईस्ट पाकिस्तान के पास, ये नीचे की साइड जगह, और यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान एक तरह से मान सकते हो। अच्छी रिवर्स जो है वो काफी, रिवर्स का पानी इस तरफ चला गया, इस तरफ फर्टाइल सॉइल चली गई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर और सफर किया, यानी कि जो पहले क्रॉप्स उगाई जा सकती थी अच्छी एलुवियल सॉइल में, वो अब उगानी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। ये बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया था इंडियन इकोनॉमी को। डी इंडस्ट्रियलाइज मीन्स के वहां पे किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप नहीं होने देते थे, और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स, उसको भी एक तरह से खत्म कर दिया था। उनका टू फोल्ड मोटिव बताया जाता है, टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला मोटिव था कि इंडिया सिर्फ एक एक्सपोर्टर बन के रह जाए चीप रॉ मटेरियल का। चीप रॉ मटेरियल मतलब कि यहाँ से, आरएम का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल, चीप रॉ मटेरियल, क्योंकि यहाँ से कॉटन, जूट, सिल्क और कई सारी चीजें बहुत ही सस्ते रेट्स पर ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर दी जाती थी, और वहां पे सारी मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी फिनिश गुड्स पे, क्योंकि सारी जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स थी या जो फैक्ट्रीज थी वो मैनचेस्टर, लंदन में उन्होंने बना ली थी, और उसके लिए उनको मार्केट चाहिए। तो मार्केट कौन सी होती थी, कॉलोनीज। कॉलोनीज यानी कि जिसको उन्होंने कैप्चर किया होता था, जैसे कि उन्होंने अफ्रीका में भी कैप्चर किया हुआ था, इंडिया में भी कैप्चर किया हुआ था। तो यहाँ पर अपने बनाए प्रोडक्ट्स को वो सेल करते थे, क्योंकि इंडियन मार्केट में उसको आराम से वो बेच सकते थे। ये चीजें थोड़ी सी उससे, जो घर में बनी हुई चीजें होती हैं जैसे जूट वगैरह है या खादी थी, उससे थोड़ी सी सस्ती थी। ये चीजें हिस्ट्री में पढ़ाई जाती हैं कि जैसे कई मूवमेंट चलाए गए जिसमें बॉयकॉट किया गया फॉरेन गुड्स को, लेकिन वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, क्योंकि खादी महंगा था। तो ब्रिटेन क्या करता था, चीप रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन वगैरह वो क्या करता था, एक्सपोर्ट कर देता था अपनी कंट्री में, और वहां से मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ब्रिटेन में करके फिनिश गुड्स वहां से मंगा के इंडियन मार्केट में सेल करता था। एक दो बातें और बताई जाती हैं हमें कि यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी महाराष्ट्र और गुजरात में, जो प्राइवेट लोग ऑपरेट करते थे, लेकिन ज्यादा जो जूट मिल्स थी वो बंगाल में लोकेटेड थी, और वो ज्यादा ब्रिटिशर्स के अंडर ही रहते थे। अब हम बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में। हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में आप सब जानते हैं, आज भी दिल्ली हाट वगैरह बहुत फेमस है, लोग वहां पे जाते हैं परचेजिंग करने, और राजस्थान भी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, और भी ऐसे कई स्टेट्स हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस है। तो तब इंडिया में हैंडीक्राफ्ट बहुत ही फेमस थे, बहुत ही फेमस थे, और एक तरह से पूरे वर्ल्ड में इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स को जाना जाता था, ठीक है। लेकिन कैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को भी ब्रिटिशर्स ने एक तरह से खत्म ही कर दिया। ये कैसे किया उन्होंने, इसके पीछे भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है लैक ऑफ रॉ मटेरियल, लैक ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा पॉइंट है
जो ब्रिटिश के मशीन मेड गुड्स थे, मशीन मेड गुड्स। तीसरा पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ प्रिंसली प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारे पास इमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गया या खत्म ही हो गया एक तरह से। देखो, लैक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब है कि जो भी चीजें, कॉटन और कई छोटी छोटी चीजें जो इसके लिए चाहिए होती थी वो तो बची ही नहीं। वो सारा तो उन्होंने एक्सपोर्ट ही कर दिया ब्रिटेन को, यानी कि अपनी कंट्री को। तो जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, जब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो एक्सपोर्ट्स, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे प्रोडक्शन करेगी और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कैसे कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। यानी कि उनकी डोमेस्टिक कंट्री की प्रोडक्शन भी कम हो गई और वर्ल्ड में भी जो एक्सपोर्ट कर पाते थे फिनिश गुड्स को, हैंडीक्राफ्ट्स को, वो भी एक तरह से खत्म हो गया। दूसरी चीज, ब्रिटिश के जो मशीन मेड गुड्स थे वो हमारे हैंडीक्राफ्ट से सस्ते थे। चाहे वो क्लोथ्स हो गए, चाहे वो यूटेंसिल्स हो गए, चाहे वो और कई खाने पीने की चीजें हो गई जो कि बाहर से आना शुरू हो गई, बाहर से इंपोर्ट होकर यहाँ पर आना शुरू हो गई और वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से बनी हुई चीजों से सस्ती थी क्योंकि वो मास प्रोडक्शन होता था, मशीन से बनाई जाती थी। हाथ से बनी हुई चीज में टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। यानी कि यहाँ पे एक चीज बनेगी तो वहां पे 10 बन सकती है, 20 बन सकती है, 100 भी बन सकती है। तो इजीली वो इंपोर्ट करके यहाँ पे सस्ते रेट पे बेच देते थे। फिर डिक्लाइन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या है? जो राजा महाराजा वगैरह होते थे ना, उनका डिक्लाइन होना। उनका डिक्लाइन होने का मतलब क्या है? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए उन्होंने राजाओं को लालच दिया कि तुम हमारे अंडर आ जाओ, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और किया क्या, एक दूसरे से लड़वा के उनके सारे जो राज्य थे वही हड़प लिए। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो राजा महाराजा थे, जो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री के कदरदान थे, दैट मीन्स वो लोग इन चीजों को काफी प्रेफर करते थे, अपने लिए स्पेशल यूनिक चीजें बनवाते थे, वो सब खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की डिमांड और कम होना शुरू हुई। और लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है इमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। अब आप सोचो कि आज आपने कहीं जाना होता है तो आप क्या अपना सूट बूट निकाल लेते हो फटाफट से। लड़कियां भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने को शौकीन हो चुकी हैं। तो पहले भी लोगों को इन चीजों का शौक था, वो भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लगे। अंग्रेजों को देखकर, उनके सोल्जर्स की ड्रेस देखकर वो लोग सोचते थे कि भाई हम लोग भी वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं और थोड़ा सा स्मार्ट लगे। तो इमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, डिक्लाइन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स यानी कि राजा महाराजाओं का डिक्लाइन होना और बाहर से गुड्स आना शुरू हो गए, और लैक ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से हमारा जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शन हो गई। देखो, हम इसमें बात कर रहे हैं इंडिया का फॉरेन ट्रेड और एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ट्रेड तो मैंने बोला होता था, स्टार्टिंग में मैंने बताया ट्रेड होता था, लेकिन ट्रेड क्या था? इंडिया सिर्फ एक्सपोर्टर था प्राइमरी मटेरियल का। प्राइमरी मटेरियल मतलब कॉटन, जूट, सिल्क या जो भी ऐसी चीजें जिसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, दैट मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स। और इंपोर्टर किसका था? फिनिश गुड्स का। यानी कि बाहर ये सारी चीजें एक्सपोर्ट कर दी जाती थी और वहां से फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर लिया जाता था, जैसे कि हमने पीछे अभी सुना। ब्रिटेन की मोनोपोली थी, मोर देन 50% ट्रेड सारा ब्रिटेन अपने साथ ही करता था। थोड़ा बहुत बाकी कंट्रीज के आसपास, श्रीलंका वगैरह के साथ होता था, अफ्रीका के साथ भी होता था, लेकिन सुएज कैनाल जो कि एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कि 1869 में ओपन हुआ था, इसके ओपन होने से डायरेक्ट लिंक बन गया इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। अब डायरेक्ट लिंक बन गया तो कॉस्ट भी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मिनिमाइज होना शुरू हो गई, तो और ज्यादा ट्रेड जो है वो ब्रिटेन जो है अपने साथ ही करना शुरू हो गया। एक और खास बात है एक्सपोर्ट सरप्लस के बारे में
एक्सपोर्ट सरप्लस एग्जिस्ट करता था। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या है, जितने एक्सपोर्ट्स होते थे इन टर्म्स ऑफ मनी वो इंपोर्ट से ज्यादा ही थे। यानी कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था हमारा वो फेवरेबल था, लेकिन हमारे लिए वो फेवरेबल नहीं था, वो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस था। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती थी, इसको यूज करती थी ब्रिटिश अपने एडमिन एक्सपेंसेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए, आर्मी के लिए, इन सब चीजों में वो यूज कर लेते थे। अपने कोई डेट वगैरह अगर उन्होंने लिया हुआ किसी और से तो उसको पे ऑफ करने के लिए यूज करते थे। यानी कि वो एक्सपोर्ट सरप्लस इंडिया के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था। बात कर रहे हैं हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंडिया में आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रीडोमिनेंट रहा है और अभी भी है। 1951 में जब सर्वे वगैरह कंडक्ट हुआ तो यही पता चला कि 70 to 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही वर्क करती है और सिर्फ 10% पॉपुलेशन जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में वर्क करते थे और 15 to 20% पॉपुलेशन जो था वो टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में काम करती थी। तो आज भी कुछ चेंजेस में क्या आया है कि 60 to 65% एग्रीकल्चर में चला गया है, थोड़ा सेकेंडरी सेक्टर का बड़ा है, टर्शियरी सेक्टर के भी थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, लेकिन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा डोमिनेंट सेक्टर एग्रीकल्चर था और ये सारा अंडर डेवलप्ड ही था। आपने पीछे देखा ही कि इंडस्ट्री यानी कि सेकेंडरी सेक्टर को भी काफी मतलब सेकेंडरी सेक्टर भी काफी बैकवर्ड ही था और बहुत लिमिटेड जो फर्म्स थी या लिमिटेड जो चीजें थी वही ऑपरेट हो पाती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना इंफ्रा की। देखिए इंफ्रा में बेसिकली रेलवेज, रोड्स एंड टेलीग्राफ, ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की। लेकिन ये सारी चीजें क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी? अपने सिर्फ खुद के बेनिफिट के लिए। देखो रेलवेज उन्होंने क्यों चलाए? क्योंकि पोर्ट से सामान जो है इधर से उधर भेजने के लिए, अपनी आर्मी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। रोड्स उन्होंने वहीं बिल्ड की जहां पे उनको जरूरत थी, अदरवाइज सारी कच्चा रोड्स ही थी। टेलीग्राफ सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि जल्दी से जल्दी किसी भी तरह की न्यूज आर्मी को भेजनी हो या ऑफिस से भेजनी हो, कहीं पे कोई रिवॉल्ट हो रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसकी न्यूज भेजने के लिए टेलीग्राफ सिस्टम का यूज किया जाता था। तो हम इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कुछ जानना है, नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो आप वीटी विक्रांत सर यानी कि मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा होगा, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और भी नोट्स, और भी क्लासेस और इसकी डिटेलिंग और भी अगर आपको चाहिए तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।